And hello guys, welcome to GH24 News. Alright ladies and gentlemen, एक बार फिर से स्वागत है आपका GH24 न्यूज़ के इंस्टाग्राम लाइव में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जाने माने सितारों के साथ जिन्होंने अपने फील्ड में एक बेहतरीन प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता है। जी हाँ, मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ नन अदर देन इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने ईरान के 2017 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है और साथ ही वो वुमेन इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन भी है। तो मैं बात कर रही हूँ पायल चौधरी की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लेट्स वेलकम पायल चौधरी इन द हाउस। सो मैं पायल चौधरी जी को हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करूंगी एंड देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, अ चिट चैट विद पायल चौधरी, और देखेंगे कि उन्होंने कबड्डी क्यों चूज किया और वो उनका सफर कैसे रहा जहां वो आज इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन है। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप तो एक बोल्ड स्किलफुल लेडी होने के साथ साथ एक ग्रेसफुल लेडी कैसे मेंटेन करती है आप खूबसूरती और स्ट्रेंथ दोनों साथ में? ऑलराइट, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैडम, आपने कबड्डी क्यों चुना? सभी कबड्डी खिलाड़ियों को मेरे तरफ से नमस्कार और GH24 न्यूज़ को मेरे तरफ से नमस्कार। ऑलराइट, सो मैडम हमारा पहला सवाल ये था आपसे, आपने कबड्डी क्यों चुना? कबड्डी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, तो मुझे कबड्डी बहुत अच्छा लगता है, पहले से ही अच्छा लगता था और इसलिए मैंने कबड्डी चुना। तो आपको कौन सी एज में आपको रियलाइज हुआ कि कबड्डी आपके लिए एक राइट स्पोर्ट है और आपको कबड्डी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? 16 इयर्स। जब आप 16 में थी, यानी कि शायद आप उस समय स्कूल में रही होंगी? हाँ, स्कूल में। तो आपने स्कूल के मैचेस के साथ शुरुआत करते हुए धीरे धीरे आपने स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, आज आप इंटरनेशनल लेवल की कबड्डी प्लेयर है। सो कैसा लगता है मैडम, आप एक इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन है, कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं इंडिया खेलूं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और ऐसा लगता है कि बहुत सारे लड़कियां जो अभी घर से बाहर नहीं निकली तो उनको निकलना चाहिए, क्योंकि पहले से जमाना बहुत चेंज हो गया, अभी लड़कियां बहुत आगे जा रही है, तो उनको भी आगे जाना चाहिए। और वैसे मैडम, कबड्डी ने आपके करियर को किस तरह से एक नया मोड़ दिया है? एक तो कबड्डी के वजह से ही आज मेरे घर वाले, मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स है, जो भी मुझे जानते हैं, जैसे ऑफिस में, मतलब मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ साउथ ईस्टर्न रेलवे में, तो मेरा ऑफिस में मेरा जैसे आसपास में जो भी रहने वाले हैं, तो कबड्डी के लिए मुझे इतना एक अपॉर्चुनिटी मिला, इतना ज्यादा एक स्टेज मिला, तो सभी बोलते हैं कि कबड्डी के लिए मुझे जानते हैं सारे। ऑलराइट मैडम, सो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, आप एक कैप्टन है। सो एक कैप्टन होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी होती है? एक तो मैं इंडियन रेलवेज की भी कैप्टन हूँ और इंडिया टीम की भी कैप्टन रही हूँ। तो जैसे 7 प्लेयर अंदर खेलती है और 5 प्लेयर, एक्चुअली 12 प्लेयर खेलती है, तो अंदर जो इन 7 में खेलती है, तो जैसे 4 टाइम आउट होता है, वो खत्म होने के बाद जैसे टाइम आउट और लिया नहीं जाता, तो उस टाइम कैप्टन को संभालना पड़ता है टीम को, और खुद को भी खेलना पड़ता है और सभी प्लेयर को भी खिलाना पड़ता है, और बहुत सारे जिम्मेदारी होता है कैप्टन की। सो मैम, अगर मैचेस की बात करें तो कई बार मैच में ऐसा होता है जब मैच के दौरान किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है। सो ऐसे समय में अगले मैच के लिए प्रिपरेशंस करते वक्त उस काबिल प्लेयर के रिप्लेस में एक दूसरा प्लेयर रिक्रूट करने में क्या मुश्किल आती होगी आपको? देखिए, मुश्किल तो इतना नहीं आती, क्योंकि 12 प्लेयर रहते हैं, 12 प्लेयर ही बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग भी है, तो उनको अगर इंजरी हो भी जाए तो 1-2 दिन के अंदर वैसे मतलब उनको रिकवरी करके ग्राउंड में अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो एक्स्ट्रा प्लेयर रहते हैं उनको इन कर लेते। वैसे कोई मुश्किल होता है नहीं, इतना भी टफ नहीं है। हर एक प्लेयर की अपनी यूएसपीज होती है, हर एक प्लेयर की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होता है। सो अगर मैच के दौरान जब वो प्लेयर जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैच के दौरान, उस वक्त अगर उनको इंजरी हो जाती है, उनके रिप्लेस में एक ऐसा प्लेयर रिक्रूट करना जो उनके ही लेवल का हो, उनके ही
उनके यूएसपी से मैच करता हो, ऐसे में कितना मुश्किल होता होगा उनके लेवल के प्लेयर को मैच करने में? एक तो मैक्सिमम प्लेयर अभी ऑलराउंडर, क्योंकि रेडर जो है, रेडर भी डिफेंस करता है और डिफेंस भी रेडर कर, मतलब रेडर बन सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग पहले से प्लानिंग बना लेते हैं। जो प्लेयर मतलब इंजुरी हो गया, जिनका मतलब जिसको हो गया इंजुरी, तो उसको मतलब उसका क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसी हिसाब से हम लोग जो भी मतलब जो प्लेयर है मतलब थोड़ा बहुत उस जैसे कर सकती है, तो उसको हम लोग रिप्लेस की कोशिश करते हैं। और थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज करने के लिए, जैसे एक का प्रॉब्लम हो गया तो 6 हम लोग मैनेज कर लेते, तो इसी हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आपको उस समय बहुत मुश्किल आती होगी जब आपको एक प्लेयर के रिप्लेस में दूसरे प्लेयर को आप रिक्रूट करती हैं। सो मैडम, अगर हम मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर की बात करें, सो मेल और फीमेल प्लेयर्स के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या इक्वल चीजें हैं जो एक मेल प्लेयर और एक फीमेल प्लेयर में हमें देखने को मिलता है? वो समानताएं कौन सी है? एक तो कबड्डी स्किल सेम होता है, मेल में और फीमेल में कबड्डी स्किल सेम होते हैं। और जैसे मैचेस का जो रूल्स है ना, सारे सेम होते हैं, गर्ल्स का और बॉयज का। एक तो गर्ल्स का 15, 15, 5, 15 और बॉयज का 25 एंड 20, मतलब 5 मिनट्स का थोड़ा फर्क होता है। वैसे भी रूल मतलब सारे सेम होते हैं। और ग्राउंड थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, लड़कियों का छोटे होते हैं और लड़कों का बड़ा होता है ग्राउंड। और अगर यूएसपीज की बात करें मेल प्लेयर में और फीमेल प्लेयर में, तो दोनों के स्ट्रेंथ में या फिर बाकी काबिलियत में क्या समानताएं नजर आती हैं? लड़कियों के अकॉर्डिंग लड़के लोग के हाइट ज्यादा होते हैं। वैसे स्ट्रेंथ वगैरह लड़कों में ज्यादा होता है, और लड़कियों के हिसाब से जैसे होना चाहिए वैसे ही होते हैं, क्योंकि लड़का ऊपर वाला है तो लड़का को भी ऐसा अलग से भेजा, लड़कियों को अलग से भेजा है, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत अलग होता है। मैडम, अभी आपने हाइट के बारे में कहा कि लड़कों की हाइट ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या कबड्डी में हाइट का ज्यादा होना भी इम्पोर्टेंट है या सिर्फ स्ट्रेंथ ही इम्पोर्टेंट है? हाइट भी इम्पोर्टेंट है? हाइट का भी, यस, क्योंकि एक रेडर बहुत जरूरी होता है। ओके, सो मैडम, अगर हम हाइट को छोड़कर अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, अगर किसी पर्सन में हाइट बहुत अच्छी है और उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, सो ऐसे समय में उस पर्सन को किन चीजों पे ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए कि उनके स्ट्रेंथ में भी उतना ही काबिलियत आ सके, उतना ही वो लेवल ऊपर कर सके, जिससे कि उनका रेडार पॉइंट जो है वो ज्यादा आ सके? हाइट के साथ साथ स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, और एक तो पेशेंस होना चाहिए और पावर भी आना चाहिए, क्योंकि बस हाइट ही हाइट होने से कबड्डी खिला नहीं जाती। क्योंकि जैसे रेडर होता है कि जैसे 7 के अगेंस्ट में रेडिंग करने जाना पड़ता है एक रेडर को, तो 7 को देखना, कोई भी अगर 2-3 चेन लेके आए उसको ढकेल के अपना मिडिल लाइन तक पहुंचना, तो काफी बहुत स्टेमिना लगता है रेडर। ओके, सो क्या चीजें हैं जो आप लोगों को डेली रूटीन में आप लोगों को खाना पड़ता है जिससे कि आपका स्ट्रेंथ वो मेंटेन रहे, या फिर मैच के पहले आप लोगों को खाना या पीना इम्पोर्टेंट है मेंटेन रहे? एक तो हम लोग मॉर्निंग से मैच के पहले ही मॉर्निंग से लेके थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि अगर मैच लंच में रहे तो लाइट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हेवी हो जाएगा तो फिर मैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और मैच के टाइम पे मैच चलते टाइम एनर्जी ड्रिंक वगैरह, और मैच खत्म होने के बाद प्रोटीन शेक वगैरह रूम पे जाके पी सकते हैं। उसमें मतलब स्टेमिना जितना भी खत्म हुआ, कैलोरी जितना भी खत्म हुआ, वो बरकरार रहता है। ओके, सो मैडम, जैसे कि अभी आपने कहा कि स्ट्रेंथ और हाइट दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है एक अच्छे प्लेयर होने के लिए, एक अच्छा कबड्डी प्लेयर होने के लिए। सो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? आपका फेवरेट कबड्डी प्लेयर कौन है? बोथ मेल और फीमेल दोनों में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फीमेल में मेरी फेवरेट प्लेयर है तेजस्विनी बाई, सी इज अर्जुन अवार्डी 2011 प्लेयर है। वैसे ही मतलब आईडी है, तो उनको देख के मैं आगे तक आई हूँ, इतना दूर तक मतलब पहुंच पाई हूँ। उनको पहले से मैं फॉलो करती थी, जब से मैंने कबड्डी स्टार्ट किया तब से ही। और मेल प्लेयर पवन सरावत, वो भी मेरे डिपार्टमेंट से ही है, इंडियन एलोस डिपार्टमेंट से ही है, तो उसका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
जब प्रो खेलता है, कोई भी टूर्नामेंट खेलता है, तो एक अकेला दम से खेलता है, मतलब अकेला जैसे टीम को पूरा जीतने का एक मायने रखता है वो बंदा। ऑलराइट, सो उनकी ये स्ट्रेंथ आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। यस। ओके मैडम, सो अगर हम कबड्डी की बात करें तो कबड्डी इतना ज्यादा फेमस हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं नहीं है। जहां लोग क्रिकेट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां कबड्डी को अभी मिलना शुरू हुआ है। सो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को या फिर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको क्या ऐसे एसेंशियल स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि कबड्डी को एक अलग लेवल पे हम लेके जा सके, जहां लोग कबड्डी को भी उतना ही पसंद करने लगे जितना क्रिकेट को आज करते हैं? जैसे आउट ऑफ कंट्री में कबड्डी इतना मतलब प्रसिद्ध नहीं है, तो उसके लिए आउट ऑफ कंट्री में जैसे इंडिया में प्रो कबड्डी लीग हो रहा है, वैसे ही आउट ऑफ कंट्री में लीग होना चाहिए, एक एक मतलब अलग अलग कंट्री में। और बहुत मतलब साल में ज्यादातर आपका इनविटेशन जो टूर्नामेंट होता है, जैसे इंडिया के साथ हो चाहे कोई भी आउट ऑफ कंट्री के साथ हो, तो वैसे करवाना चाहिए। और टाइम टू टाइम जैसे नेशनल, टाइम टू टाइम इंटरनेशनल, जो भी इवेंट हो सब कुछ करना चाहिए। वो तो वैसे भी AKFI बहुत ही मतलब फेडरेशन, हम लोग को जो AKFI एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनको आगे तक किया है, मतलब कबड्डी को, मेल और फीमेल दोनों को ही, और भी आगे कबड्डी जाएंगे। तो उसके लिए सभी को मतलब सभी जो भी कबड्डी प्लेयर है उनको अपने खुद को मेहनत करना चाहिए। और जैसे आपका आउट ऑफ कंट्री में अगर मैचेस होने लगेगा तो ऑटोमेटिक जानने लगेंगे कबड्डी को सारे आउट ऑफ कंट्री में। और आपके बाहर में जो लीग वगैरह अगर होगा तो और भी जैसे बहुत सारे फेमस होने लगेंगे, खेलने लगेंगे, तो ओलंपिक तक भी पहुंच सकते हैं और कबड्डी बहुत आगे भी जा सकते हैं। सो मैडम, जैसे कि अभी आपने कहा कि प्रो कबड्डी लीग जैसे इंडिया में है वैसे फॉरेन में भी होना चाहिए, ऐसे कोई टूर्नामेंट या मैच होना चाहिए। सो प्रो कबड्डी लीग में सिर्फ मेल प्लेयर्स है, क्या आपको लगता है प्रो कबड्डी लीग में फीमेल प्लेयर्स के लिए भी एक उन लोगों को पोजीशन लाना चाहिए जिसमें फीमेल प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके अपने टैलेंट और स्किल्स को प्रदर्शित करने के लिए? यस, जैसे नेशनल में भी तो सेम होता है, इंटरनेशनल में भी तो सेम होता है। तो मेरे हिसाब से मैं AKFI से और जो प्रो कबड्डी जो ऑर्गेनाइजर है उनसे मैं यही बोलना चाहूंगी कि लड़कियों के अंदर भी बहुत सारा जुनून है, अगर बहुत जगह पे छुपी हुई है मतलब टैलेंट, तो अगर उसको निकल के अगर लेके आएंगे सामने टीवी के पर्दे में तो बहुत ही मतलब अच्छा होगा। बहुत सारे लड़कियां मोटिवेशन भी होगी घर बैठ के, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि होना चाहिए। सो मैडम, थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में डिस्कस किया कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा आउटर कंट्रीज में भी, फॉरेन के कंट्रीज में भी मैचेस रखते हैं तो वहाँ पे भी हमारे कबड्डी का एक अच्छा लेवल एक्सप्लोरेशन बन सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कबड्डी के बारे में पता चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि शुरुआत सबसे पहले हमारे होम कंट्री से होनी चाहिए, जहाँ डोमेस्टिक में ही स्कूल्स में, या फिर जैसे स्कूल्स में सबसे पहले कबड्डी स्कूल्स में ही सिखाया जाता है, जहाँ स्पोर्ट्स PT पीरियड में, स्पोर्ट्स के पीरियड में तो हमें कबड्डी खेलना सिखाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कबड्डी को थोड़ा और हमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन तक कबड्डी को ज्यादा वो आगे लेकर आना चाहिए? और जो स्कूल के कहाँ से कबड्डी आया, क्यों आया, कैसे आया, आज किस लेवल पे है, कौन से अच्छे प्लेयर्स है, उसके बारे में भी हमारे बच्चों के सिलेबस में कबड्डी के बारे में हमें लाना चाहिए। हेलो, हाँ जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ तो मैं ये कह रही थी, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी मैडम, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आउट ऑफ फॉरेन की कंट्रीज में भी हमें वहाँ ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने चाहिए जिससे कि उन्हें पता चले कि कबड्डी एक स्पोर्ट है, अलग स्पोर्ट है। सो होम कंट्री में भी अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले, जहाँ स्पोर्ट्स में कबड्डी को खिलाया जाता है, कबड्डी बच्चे आपस में खेलते हैं, जो बच्चों के टेक्स्ट बुक्स होते हैं या दूसरे टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उनके टेक्स्ट बुक्स में अगर हम लोग कबड्डी के बारे में हम लोगों के माइंडसेट में कबड्डी लेकर। आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? जैसे कबड्डी इंडिया का एक खेल है,
तो वैसे कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें सातों के अगेंस्ट जाके रेड करना पड़ता है, तो सातों के सातों पकड़ सकते हैं और सातों के ऊपर नजर रखना पड़ता है कि कौन कहाँ से पकड़ सकते हैं। तो उसी हिसाब से एक बचने का भी तरीका, एक मतलब खुद को एक सेव करने का भी तरीका। तो मेरे हिसाब से अभी जो प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुआ है, तो उसी देख के काफी बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल करने लगे। तो बहुत ही अच्छा इनका एक सोच है और आगे बढ़ने का। तो और भी बहुत सारे प्लेयर प्रो कबड्डी देख के सारे कबड्डी में ज्वाइन करने लगे, तो ये भी बहुत एक अच्छा बात है कबड्डी के लिए, कबड्डी फैमिली के लिए। तो मैडम, जैसे कि इस साल पाकिस्तान ने 2 पॉइंट से इंडिया को हराया है और पहली बार उन्होंने वर्ल्ड कबड्डी चैंपियन का खिताब जीता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप बोल सकते हैं कि कौन सा साल में हुआ था वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट? आई बिलीव ये ईयर का ही है, क्योंकि मैंने सर्च किया था थोड़ा गूगल पे, तो इस ईयर के टूर्नामेंट के मैच में आया था कि पाकिस्तान ने इंडिया को 2 पॉइंट से हराया है। एक तो कबड्डी तीन टाइप के होते हैं, एक तो बीच कबड्डी होते हैं और एक आपका जो मैट में होता है स्टैंडर्ड कबड्डी, और एक होता है सर्कल कबड्डी। तो मैं स्टैंडर्ड कबड्डी की प्लेयर हूँ, तो सर्कल कबड्डी का अगर हो सकता है कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। फिर भी अगर मैम आपके अगर मैच में ऐसा होता है कि पाकिस्तान या ऐसी कोई राइवल आपके ओपोनेंट जो टीम है वो अगर हमसे जीत जाए, तो किस तरह से डिमोटिवेशन आता है और आप किस तरह से अपने आप को आगे लाती हैं और उस डिमोटिवेशन से ओवरकम पाती हैं? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया का टीम बहुत ही स्ट्रांग है, गर्ल्स का और बॉयज का, और आगे भी स्ट्रांग ही बन के रहेगा। मैडम, मेल प्लेयर्स और फीमेल प्लेयर्स की हम बात करें, तो दोनों में क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है? जो एक मेल प्लेयर में क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और फीमेल में भी एक मेरिट्स और डीमेरिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं? मुझे थोड़ा सा बताएंगे मेरिट और डीमेरिट्स का मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब? जैसे मैडम, एक मेल प्लेयर है और एक फीमेल प्लेयर है, सो अगर मेल प्लेयर के यूएसपीज और मेल प्लेयर के कमजोर स्ट्रेंथ्स के बारे में हम बात करें, तो एक मेल प्लेयर में जहाँ पे वो खेलते हैं और सो उनके वीक पॉइंट्स, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अगर हम बात करें, सो मेल और फीमेल में कौन से वीक पॉइंट्स और कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं? आपका ना एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रही है मैम आपको मेरी आवाज? नहीं, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। सो मैडम, मैं बात कर रही थी कि एक मेल और एक फीमेल प्लेयर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स के बारे में। तो एक मेल प्लेयर में क्या क्या स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते हैं और एक फीमेल प्लेयर में क्या क्या स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते हैं? मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, क्योंकि दोनों में अगर हम दोनों की बात करें, तो दोनों में कौन से वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकता है? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल में भी अलग होते हैं, फीमेल में भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। किसी का मतलब बॉडी वेट ज्यादा होता है तो उसमें स्पीड कम होता है, किसी का जैसे हाइट के वजह से उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो किसी को मतलब स्पीड के वजह से उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अलग अलग रहता है स्किल, जैसे कोई बोनस मारता है तो कोई हैंड टच करता है, कोई हैंड टच करता है तो कोई किक मारते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट रहता है। Alright, so अब सबका डिफरेंट यूएसपीज और वीक पॉइंट सबके होते हैं। ओके मैडम, सो अगर हम बात करें एक फीमेल प्लेयर के बारे में, सो एक फीमेल प्लेयर को किन चीजों से गुजरकर एक अच्छी कबड्डी प्लेयर बनने को मिलता है? क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है एक अच्छी प्लेयर बनने के लिए? उनकी जो जर्नी होती है शुरुआत से लेके एक कबड्डी प्लेयर बनने तक का जो बीच की जर्नी है, क्या वो एक मेल प्लेयर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रगल करती है एक फीमेल प्लेयर? यस, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है मैडम? ऐसा क्यों होता है कि एक फीमेल प्लेयर को एक मेल प्लेयर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? एक्चुअली बचपन से ही मेल से ज्यादा मतलब फीमेल से ज्यादा मेल को फ्रीडम दिया जाता है घर में। तो एक जैसे कोई भी एक लड़की हो तो उसको गेम करने के लिए अपने मम्मी पापा को मनाना, बोलना और घर वाले को भी सपोर्ट रहना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आगे तक पहुंचने के लिए। तो
मैं बोलना चाहूंगी जिस घर में जैसे पापा मतलब सपोर्ट करते और बहुत आगे तक बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बेटी तुम कहीं तक भी जाओ, कोई हम लोग साथ है तुम्हारा। तो वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उसको मतलब साइड में होके गुजर के फिर आगे तक बढ़ना पड़ता है फीमेल को। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे जो अंकल है इंटरनेशनल फुटबॉलर है और मेरे पापा भी फुटबॉलर है, तो एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से एक्चुअली बोल सकते हैं मेरा बॉर्न हुआ है एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से। तो इतना कोई प्रॉब्लम आया नहीं और आगे शायद आएगा नहीं। मैडम मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ऑलराइट, सो अभी आपने कहा कि स्ट्रगल करना पड़ता है, सो आप उन फैमिली से क्या कहना चाहेंगे जिनकी कहीं ना कहीं उनके घर में ऐसा दिया गया है इसके लिए हेलो हेलो, तो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से रिपीट कीजिए एक बार। हाँ, सो मैं कह रही थी मैडम कि आपने अभी कहा कि फीमेल प्लेयर को मेल प्लेयर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो जो फैमिलीज है जिनके शायद कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिचुएशन आया हो जहाँ कोई फीमेल प्लेयर जो हमें अभी देख रही है लाइव और उनके घर में ऐसा कोई सिचुएशन आया है जहाँ उन्होंने अपने पेरेंट्स को या अपने गार्डियंस को मनाने की कोशिश की है कबड्डी प्लेयर बनने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं रोक दिया गया है, तो उन पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि बेटा तो होते ही है मतलब आगे तक जाने के लिए, लेकिन बेटी भी ऐसा है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकती है। और आजकल का जो बेटी है वो पीछे नहीं है, बहुत आगे जा चुकी है, क्योंकि पहले का जनरेशन नहीं, अभी का जो न्यू जनरेशन है तो बहुत एडवांस है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कम से कम उनको एक बार मौका दीजिए, उनको एक बार अपने आप खुद को एक बार आप सपोर्ट करेंगे तो खुद को उसको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ मेरा मम्मी पापा है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है मेरे मम्मी पापा का। तो मैं ये उनको यही बोलना चाहूंगी कि एक बार प्लीज उनको एक मौका दीजिए उनको आगे बढ़ने के लिए, और अगर कोई भी इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अगर मन में ठान ले। मैं उनसे मेरा यही मैडम कि आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपके शुरुआत में कभी आपके शुरुआती दिनों में क्या आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ा, आपको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा? नहीं जी, मैं एक्चुअली मेरा जो मम्मी पापा है और जो मतलब फैमिली वगैरह है तो उसमें अपने आपको पहले ही बोली कि स्पोर्ट्स मेरा थोड़ा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स, जैसे मेरा अंकल मेरा पापा और खुद ही मुझे बोलते हैं कि तुम जाओ बेटी, तुम करो और मैं तुम्हारा पीछे हूँ, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो चाहे कोई भी रिलेटिव पास में हो। तो मुझे सुन के भी ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ भी करूँ, चाहे मेरे से हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल मैडम। सो अभी हम अगर बात करें फीमेल प्लेयर की, तो फीमेल प्लेयर को क्या कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर का भी अनुभव करना पड़ता है, जहां पेरेंट्स तो मान जाते हैं लेकिन जो वो 4 लोग होते हैं जो कुछ कहने के लिए तैयार बैठे होते हैं, क्या उन 4 लोगों से डर के रहना पड़ता है? एक्चुअली मैं मेरे तरफ से कहना चाहूंगी, एक तो मैं डरती नहीं, क्योंकि मेरे साथ अगर मेरे मम्मी पापा है, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा है, मेरे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो डरना चाहिए भी नहीं। लेकिन सोशल जैसे समाज में एक समाज को लेके भी हम लोगों को चलना पड़ता है, तो उसी हिसाब से कोई आस में पड़ोस में कोई भी बोलते रहते हैं कि बेटियों को मत भेजो, नहीं होगा इससे कुछ। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप उनके बात मत सुनिए, अपने बेटी को अपने तरीके से जीने दीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। सो अगर मैडम मैं कबड्डी की एक रियल लाइफ के बारे में बात करूं, सो मेरे घर में ही सिचुएशन ऐसा आया था जहां मेरी मम्मी को कबड्डी खेलना था
और कैलकाटा फीमेल टीम के लिए वो उनको अपॉइंट मतलब रिक्रूट करने वाले थे और वो नहीं हो पाई, जहाँ फैमिली और सोशल प्रेशर की वजह से उनको नहीं मतलब वो नहीं जा पाई। सो एक ही स्टेटमेंट था जो बार बार उनसे कहा जाता था कि तेरा हाथ पैर टूट गया तो तेरे से शादी कौन करेगा। क्या ये डर बना रहता है ऑल टाइम हर फीमेल प्लेयर के बीच में, हर फीमेल प्लेयर के माइंड में? ये तो घर वाले भी सोचते हैं और जो रिलेटिव वगैरह वो भी सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए तो इसको शादी नहीं होंगे, इसका क्या होगा, इसका लाइफ बिगड़ जाएगा। देखिए, अगर घर चाहे खेलूं चाहे ना खेलूं, चाहे घर में बैठे रहो, कहीं पे भी सडनली कुछ भी एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। तो इसमें खेलने के लिए मुझे हाथ पैर टूट जाएगा ऐसा कुछ बात नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस डर को हटाए और आगे बढ़े लड़कियां और मम्मी पापा भी जो भी सपोर्ट नहीं कर रहे उनको ही बोलना चाहूंगी कि प्लीज उनको एक बार मौका दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, देख तो लीजिए एक बार क्या कर सकते हैं अपना खुद के बेटे आपके नाम इंडिया के नाम भी रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट मैडम, तो आपका बेस्ट मैच कौन सा रहा अब तक का, आपका फेवरेट मैच कौन सा है? 2016 में नेशनल हुआ था पटना में, तो उसमें फाइनल हरियाणा वर्सेस इंडियन रेलवेज, तो उसमें हम लोग 5 पॉइंट से जीते थे और मैं बेस्ट रेडर निकली थी, बेस्ट प्लेयर। तो वही मेरा पहला एक बेस्ट मैच रहा लाइफ में। और आपका अब तक का सबसे टफ मैच कौन सा रहा है मैडम, जहाँ आपको जो आपके चाहने वाले हैं, ऑडियंस है जो वहां स्टेडियम में बैठे थे, उनका प्रेशर आपको बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ हो उस मैच के दौरान कि ये मैच हमारे हाथ से शायद कहीं ना कहीं चला जाएगा और एट द एंड वो मैच पलट जाता है और वो जीत आपके हाथों आती है। सो ऐसे मोमेंट क्या आपके लाइफ में कभी आई है, ऐसी कोई बात घटना हुई है जहाँ एक हारा हुआ मैच जीत में तब्दील हो जाता हो? 2018 में हुआ था एशियन गेम्स इंडोनेशिया में, जहाँ पे फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ईरान, उसमें भी मैं कैप्टन रही हूँ। तो उसमें हम लोग 3-4 पॉइंट से जीत रहे थे हाफ टाइम के पहले से भी। तो लास्ट 2 मिनट्स में 2-3 पॉइंट का ऐसे ही चलता रहा। तो लास्ट हम लोग को मतलब ऐसे लग रहा था अंदर से कि शायद हम लोग जीत जाएंगे, गॉड सारे बैठ के प्लीज भगवान कुछ भी हो जाए, हम लोग को जीतना चाहिए, इतना मेहनत करके आए। तो हम लोग ग्राउंड में ही ऐसे कर रहे थे सारे जो सातों के सातों प्लेयर थे। तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो रहे थे और प्रे भी कर रहे थे, लास्ट 2 मिनट्स था। तो वही मैच जीतते जीतते हम लोग हार गए। तो उसका वही एक एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में। ऑलराइट, सो उस मैच के बाद कैसा रहा पूरा माहौल, कैसे आपने अपने नेक्स्ट मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया और कैसे वो स्ट्रेंथ इकट्ठा किया कि लास्ट मैच हमारा बुरा रहा है, इस मैच में हमें कैसे भी करके वो जो कहीं ना कहीं मायूसी लोगों के दिल में पिछले मैच को लेकर आ गई थी, उस मायूसी से लोगों को उभर के लाना है और हमें भी उतनी स्ट्रेंथ लानी है अपने अंदर के हम अभी वाला मैच जो हम खेलेंगे वो जीत सके। ऐसा आप लोगों ने, आपकी टीम ने, आपने सबने मिलकर ऐसा क्या किया, कितनी मेहनत की है, दिन रात की है, कैसे की है? 2018 में जैसे सिल्वर मेडल मिलने के बाद 2019 में कैंप हुआ था, जैसे इंडिया कैंप वो सैफ गेम्स के लिए नेपाल में हुआ था वो। तो उसके लिए हम लोग सुबह मॉर्निंग, लंच, दोपहर को और आपका शाम को, तीनों टाइम हम लोग मेहनत किए। और काफी जहाँ पे हम लोग को स्किल के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पावर के लिए हो रहा था, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कोचेस भी हम लोग के ऊपर ज्यादा, जैसे 1-2 मतलब कम से कम 3-4 कोचेस आए, मतलब हम लोग को जैसे जो प्रॉब्लम हुआ था एशियन गेम्स में तो ऐसे होना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से बहुत सारे हम लोग के ऊपर ट्रीट किया गया। जैसे जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करने का, कुछ भी जैसे खाना पीना हो, डाइट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो वही जैसे आपका 1 महीना कैंप चलने के बाद हम लोग नेपाल में गए थे टूर्नामेंट में। तो हम लोग वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीत के आए, दिसंबर में हुआ था साउथ एशियन गेम्स। तो बहुत अच्छा लगा, सिल्वर के बाद गोल्ड मिले, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यही चाहते थे कि इसको गोल्ड में बरकरार रख के पूरा मतलब जितने दिन तक खेले हम लोग, तो वही हम लोग कर पाए नेक्स्ट 2019 में।
ओके मैडम, सो अगर हम गोल्ड मेडल्स की बात करें तो फीमेल प्लेयर्स भी बहुत सारी ऐसी जिन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेल प्लेयर्स को ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, उनके बारे में ज्यादा बातें होती हैं, उनने जो गोल्ड मेडल्स जीते हैं उनके बारे में ज्यादा बातें होती है, और फीमेल प्लेयर्स ने जो अचीव किया है, जो गोल्ड मेडल पाया है, सिल्वर मेडल पाया है या टूर्नामेंट्स खेला है, उनके बारे में बात नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि एक मेल प्लेयर को ज्यादा एक्सपोजर मिलता है एक फीमेल प्लेयर के मुकाबले? बिल्कुल, मेल को ज्यादा मिलता है फीमेल प्लेयर से मुकाबला, क्योंकि जैसे अभी कबड्डी का बात करूंगी तो जैसे 2012 में वर्ल्ड कप हुआ था पटना में, तो उसके बाद काफी लॉन्ग टाइम कोई वर्ल्ड कप तो हुआ ही नहीं, उसका कोई भी मतलब जैसे कोई भी वेन्यू कुछ भी अभी तक पता नहीं चला, और उसके बीच में भी लड़कों का मतलब वर्ल्ड कप हो गया ऑलरेडी। और जैसे प्रो कबड्डी में लड़कों का प्रो कबड्डी बहुत अच्छा चल रहा है, लड़कियों का नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं बोलूंगी लड़कों का तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। सो मैडम, आपने पहले कहा था कि एक मेल प्लेयर और फीमेल प्लेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उनमें काफी समानताएं देखी जाती है, और ये भी लोग कह रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं एक मेल और फीमेल कंधे से कंधा चढ़ा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो क्या आपको लगता है कभी इन फ्यूचर एक मेल प्लेयर वर्सेस फीमेल, एक मेल टीम वर्सेस फीमेल टीम हो सकती है, जहां ये पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि जब इक्वालिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक मेल प्लेयर एक फीमेल प्लेयर के पोजीशन में रहेगा? वैसे तो कुछ लगता नहीं, लेकिन लड़कियां भी बहुत ही मेहनत कर रही है और आगे जाके भी बहुत करेगी, और लड़कों से तो पीछे रहेगी नहीं, क्योंकि आजकल का जो भी मतलब चाहे कबड्डी हो चाहे रेसलर हो, चाहे आप देख सकते हैं हिस्ट्री उठा के लास्ट ईयर जो नेशन गेम्स हुआ था उसमें काफी सारे फीमेल का मेडल्स है। तो मैं बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं लड़कियां, और लड़कों से भी आगे जाएगी लड़कियां। जैसे कि मूवीज में हमें देखने को मिलता है कि जहाँ एक फीमेल प्लेयर है और मेल प्लेयर है, वो मेल प्लेयर कहते हैं कि अरे लड़की है तो नहीं जीत पाएगी मुझसे, और फीमेल प्लेयर फिर बाद में उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ देती है। सो क्या आपको लगता है रियल लाइफ में भी ऐसा हमें देखने को कभी इन फ्यूचर अगर इक्वालिटी लेवल में आ जाती है, अभी फिलहाल कहीं ना कहीं इक्वालिटी ऊपर नीचे है, सो अगर इक्वालिटी लेवल में आ जाती है तो कभी हमें ऐसा मैच देखने को मिल सकता है जहां मेल प्लेयर वर्सेस फीमेल प्लेयर हो जाए, तभी अगर ये पॉसिबल हो तो? वैसे तो फीमेल का मैच मेल के साथ होने का कोई मतलब ही नहीं है, और ऊपर से अगर बाई चांस भी अगर हो गया तो फीमेल का तो इतना अंदर में इतना मतलब स्टेमिना है कि वो लोग लास्ट तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे हार जाएंगे छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो मैडम अगर ओपोनेंट की बात करें तो क्या आपको लगता है फीमेल प्लेयर के लिए सबसे बड़ा ओपोनेंट अगर कोई है तो वो है सोसाइटी, समाज? क्या आपको लगता है कि सामने चाहे कौन सी भी कंट्री खड़ी हो, चाहे कौन सा भी बड़ा मैच हो, चाहे ओलंपिक्स में हम चले जाए, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन या ओपोनेंट हमारा है तो वो है समाज? क्या आपको लगता है ऐसा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि समझ लेके हम लोग को चलना पड़ता है। जैसे मम्मी पापा रहता है तो समझ में जैसे उनको उठना बैठना, तो उनको कुछ भी मतलब सुनना पड़ा कुछ भी, तो समझ ही सारे तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ समझ को, क्योंकि इतना अगर कुछ सोच के बैठेंगे तो आगे तक बढ़ नहीं पाएंगे, और होना चाहिए। क्या आपको लगता है समाज को अपने नियम कायदे जो है, एक फीमेल के लिए जो नियम कायदे उन्होंने बना के रखे हैं, उस नियम कायदों को थोड़ा चेंजेस उसमें लाना चाहिए, थोड़े ऑल्टरेशन उसमें करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसे अगर चेंजेस हर किसी के माइंड में आ जाए और जो समाज है वो पूरी तरीके से बदल जाए, और वो जो 4 आदमी है जो कहने के लिए बैठे होते हैं वो कहीं गायब हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि एक फीमेल के कंपैरिजन में एक मेल हमेशा इक्वल रहेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जहां बॉर्डर्स में आज मेल्स होते हैं लड़ाई की जंग में, वहां फीमेल्स भी मौजूद होगी? वैसे है, लेकिन बॉर्डर पे शायद कहीं ना कहीं मैंने फीमेल सोल्जर बॉर्डर पे लड़ते हुए नहीं देखा है, उनको कहीं अलग ही पोस्टिंग मिल जाती है। तो ऐसे में अगर वो इक्वालिटी
इक्वल हो जाती है, तो क्या फीमेल को भी मौका मिल सकता है बॉर्डर पे जाने का? अभी ये जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसी हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी कि लड़कियां पीछे नहीं रही, लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी है और उनको समझ के हिसाब से, जैसे कोई दवा डाल रहे, कुछ भी डाल रहे, तो उनको उसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, उनको आगे निकल के जाना चाहिए। अपने मम्मी पापा का भी अपना मम्मी पापा का जैसे मान ऊंचा करना चाहिए, अपना स्टेट का भी, अपना इंडिया का भी। तो एकदम भी समझ के बारे में अगर जैसे समझ में बोलते रहे क्यों मत जा, शादी कर ले, वो कर ले, वो खुद का डिसीजन है मेरी कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, सपोर्ट करते हैं, तो मम्मी पापा क्या चाहते हैं। तो बाहर बाहर बहुत आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, तो उसको आप आगे बढ़ना चाहिए। ओके मैडम, सो आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगी मैडम, जो अभी हमें देख रहे हैं? तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जो भी ज्वाइन किया है इसमें GH24 न्यूज में। तो सबको ही बोलना चाहूंगी कि तुम लोग अभी जैसे कोरोना का मतलब जो वायरस से हम लोग जूझ रहे, तो तुम लोग घर पे ही रहो और अपना मम्मी पापा का ख्याल रखो, अपना घर वाले का और खुद का भी केयर करो, और भी थोड़ा सेव रहो और अवॉइड करो ये सब चीज। जैसे कहीं बाहर से आके तुरंत खाना खा लिया, थोड़ा हाथ धोया करो, और अपना फैमिली का भी ध्यान रखो, खुद को भी ध्यान रखो, तभी अगर खुद बचेंगे तो आगे बिल्कुल जा पाएंगे, अगर खुद ही नहीं बच पाए तो आगे तो जाने का बात ही नहीं है। बिल्कुल मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमारे GH24 न्यूज के इंस्टाग्राम लाइव पे आई, हम आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं आपके बातों से हमें हमारी जो फीमेल पावर है, हमारी जो फीमेल्स है जो आज हमें लाइव देख रही थी, उनमें भी एक स्ट्रेंथ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी मैडम की तरह नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। आप एक इंडियन टीम की आप कैप्टन है, क्या पता हम भी कभी कैप्टन बन सके, कभी किसी स्पोर्ट में या अपने अपने फील्ड में। सो आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत मोटिवेट किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।